हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद के क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम जो यूपी पेट 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी क्लासेस चला रहे हैं। तो उसी क्रम में जो है ये चौथी कक्षा है और चौथी कक्षा में हम इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास का हम अगला टॉपिक जो है पढ़ रहे हैं। हम कल मौर्य वंश जो है कंप्लीट कर चुके थे, उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। तो आज है पहला जो टॉपिक है आज का, वो है गुप्त वंश। तो हमारे साथ बने रहने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि इसकी जानकारी और लोगों तक भी, आपके फ्रेंड्स तक भी पहुँचे और सभी लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं कि गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश से शुरू करने से पहले जो है हम शुरुआत करते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे। तो गुप्त वंश के संस्थापक जो है श्री गुप्त थे, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? तो श्री गुप्त हैं, ये पूछा जा सकता है। तो जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और इसके बाद जो है इसके बहुत सारे शासक हुए हैं गुप्त वंश के। तो हम एक एक करके क्रम से जो है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने 319 से 350 ईस्वी तक जो है शासन किया, और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो किसको माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम की राज्याभिषेक की तिथि 319 ईस्वी है और इसे गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। जो 319 ईस्वी है इसे ही गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है और गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सब हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो के साथ लगातार बने रहिए, अंत तक बने रहिए। अब जो है अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। आगे है कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासकों में पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो पूछा जा सकता है कि चांदी के सिक्के गुप्त वंश में सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। अगला है समुद्रगुप्त के बारे में, जिनका शासनकाल है 350 से 375 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो समुद्रगुप्त हुआ, जो 350 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसने आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। और इन्हीं विजयों के कारण जो है इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो वो पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के दरबारी जो थे कवि हरिशेन, वो जो है प्रयाग प्रशस्ति लेख के जो है 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख करता है। तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि है हरिशेन, उन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति के लेख में के 7वें श्लोक में जो है समुद्रगुप्त ने जो जितने भी विजय अभियान किए थे उनका उल्लेख उसमें किया है, वहाँ पर ये उल्लेख मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का भी उल्लेख मिलता है। जो भारतवर्ष कहा जाता है हमारे इंडिया को, तो वो सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित एरड़ से प्राप्त एक अभिलेख में समुद्रगुप्त को प्रचु, सघन आदि राजाओं से भी बढ़कर दानी राजा माना गया है। और इस अभिलेख में उसकी पत्नी का नाम दत्त देवी अंकित है। तो दत्त देवी जो है एरड़ अभिलेख में जो है उनकी पत्नी का नाम है, इसके भी उसमें उल्लेख किया गया है। और समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को धर्म विजय की संज्ञा प्रदान की गई है, कि जो दक्षिणापथ की विजय थी उसे धर्म विजय की संज्ञा प्रदान की गई है। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका परिचय उसके सिक्कों तथा उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से प्राप्त होता है। कि उसके उत्तराधिकारियों ने बाद में जितने भी अभिलेख बनवाए और उसने सिक्के जितने चलवाए तो सब उसमें जो है अभिलेख लिखे हुए, उससे जो है उसके अश्वमेध यज्ञ का पता चलता है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरथ, आर्द्र, पराक्रमांक जैसे नाम उसके गौरवमय जीवन चरित्र का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यानी कि उसको बहुत सारी उपाधियां दी गई, उसे नए नए नामों से जो है उसको नवाजा गया। समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान था, ऐसा अब एरड़ अभिलेख में कहा गया है। एरड़ अभिलेख में कहा गया कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर यानी कि बहुत अधिक दान करता था और रुष्ट होने पर यमराज के समान हो जाता था, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है जान तक ले लेता था, मृत्यु दंड दे देता था। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक भी था। और उसने सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है तथा कवि राज की उपाधि भी समुद्रगुप्त को प्रदान की गई है।
तो समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाते हुए सिक्कों पर जो है उसकी जो चित्र बनाया गया है सिक्कों पर कि वो वीणा बजा रहा है, और एक कवि भी था, इसलिए उसका जो है कविराज की उपाधि भी उसको दी गई है। अगला है कि समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। किसको दिया था? वसुबंधु जो बौद्ध भिक्षु थे उसे समुद्रगुप्त ने संरक्षण दिया था। तो ये था समुद्रगुप्त के बारे में। आगे है इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासनकाल था 380 से 412 ईसा पूर्व में। तो गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लिखित है। याद रखना, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय की यहाँ पर बात हो रही है। परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक कमजोर शासक के अस्तित्व का उल्लेख भी मिलता है। यानी कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक शासक जो है रामगुप्त नामक का है, जो कमजोर शासक है, उसका भी अस्तित्व मिलता है, उसके अस्तित्व का उल्लेख भी मिलता है। आगे है कि दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ आप देख सकते हैं, आज भी ये लौह स्तंभ खड़ा है। महरौली का लौह स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है और जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। जो लौह स्तंभ है उसमें जो चंद्र नामक राजा का वर्णन किया गया है और उसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से की जाती है उसकी पहचान। और उदयगिरी गुफा अभिलेख में भी चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। कहाँ? उदयगिरी गुफा अभिलेख में। आगे है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। उसने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब शासक कुत्सवर्मन की पुत्री से किया था। और शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो कब शकों पर विजय, शक थे उन पर जब विजय चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्राप्त की, तब जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। अब इसमें कौन कौन से थे? तो इसमें कालिदास, धन्वंतरी, क्षणपड़क, अमर सिंह, शंकु वेताल भट्ट, घटकपर्ण, वराहमिहिर एवं वरुरुच जैसे विद्वान थे। उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भी भारत आया था। तो उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो कौन किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है फाहियान भारत आया था। आगे देखते हैं कि गुप्त काल की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं और उनके लेखक कौन कौन से हैं। तो गुप्त काल जो है उसमें ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके लेखक जो हैं महाकवि कालिदास हैं। और उसके बाद जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है उसके लेखक जो हैं विशाख दत्त हैं। और देवी चंद्रगुप्तम, इसके लेखक भी विशाख दत्त हैं। 10 कुमार चरितम, इसके भी लेखक जो हैं दंडिन हैं। और हर्षचरित कादंबरी, इसके लेखक बाण भट्ट हैं। और इसके बाद जो बुक है पंचतंत्र, इसके लेखक जो हैं विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा हैं। सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट हैं। और पंच सिद्धांतिका के लेखक वराहमिहिर हैं। तो ये गुप्त काल की जो है प्रमुख जो है पुस्तक और उनके लेखक हैं, ये हमने देखा। और इसके बाद जो है आगे है कि गुप्त काल का जो राजकीय जो चिन्ह था गुप्त वंश का, वो क्या था? तो वो गरुड़ था। गरुड़ जो है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। और गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। और रामायण तथा महाभारत के अंतिम भाग का संकलन गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल के जो है उसमें ही रामायण तथा महाभारत के अंतिम भाग का संकलन हुआ था। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमारा मात्य होते थे। निगम, पूग, गढ़ तथा श्रेणी गुप्त काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों के संगठन थे। तो ये हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा। और इसके बाद आते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में जो है थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। वैनसांग हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। जो वैनसांग है उसने हर्ष को जो है शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। हर्षवर्धन के शासनकाल में वैनसांग स्थल मार्ग से भारत आया था। उसने अपना ग्रंथ सी युकी के नाम से लिखा। वैनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्यमुनि कहा गया है। क्या कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्यमुनि कहा गया है। हर्ष से पूर्व वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, किंतु हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। हर्षवर्धन सूर्य, शिव एवं बुद्ध का उपासक
था। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था, जो उसने उपाधि ऊपर दी थी, हमने ऊपर अभी बात की। तो हर्ष ने शिव पार्वती की आकृति युक्त सिक्के चलवाए। हर्ष एक महान विद्वान था। उसने प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक ग्रंथों की रचना की। तो उसने ये प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक ग्रंथों की रचना की है। हर्ष ने शशांक यानी गौड़ शासक जो था शशांक, उसको पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था तथा उत्तरी भारत के अन्य राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया था हर्ष ने। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। ऐहोल अभिलेख में इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। और पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। किस वंश का? तो चालुक्य वंश का प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। और हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां से भगवान बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट सासाराम में, कन्नौज के संघाराम में स्थापित किया था। हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों तक, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। तो किस पर? तो सामंती संगठन पर आधारित था। और जो राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए विभाजित किया गया था, तो किसमें? तो राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, भक्ति, राष्ट्र में विभाजित किया गया था। मुक्ति का तात्पर्य प्रांत से था। विषय जिले के समान था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था, यानी सबसे ऊपर सम्राट होगा। और राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। तो ये हर्ष के बारे में कहा जाता है कि वो सर्वोच्च अधिकारी न्याय व्यवस्था का था और राज्य में अपराध के लिए जो है उसके राज्य में अपराध के लिए बहुत ही कठोर दंड दिया जाता था। और इस काल में जो है सर्वाधिक आय जो होती थी वो भूमि से होती थी। और भौगिक जो है कर वसूलने वाला, पुष्टपाल जमीन का हिसाब रखने वाला पदाधिकारी था। उपज का छठा भाग जो है राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। हर्षवर्धन ने बाणभट्ट तथा मयूर शर्मन नामक विद्वानों का संरक्षण किया, यानी कि हर्षवर्धन ने बाणभट्ट तथा मयूर शर्मन नामक विद्वानों का संरक्षण किया। और बाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादंबरी तथा मयूर शर्मन ने सूर्य शासक की रचना की थी। ये याद रखना कि बाणभट्ट ने हर्षचरित तथा कादंबरी तथा मयूर शर्मन ने सूर्य शासक की रचना की थी। और ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं ज़्यादातर। तो ग्राम शासन के प्रधान को ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित में किसका? तुला यंत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख मिलता है। तो ये था हर्ष के बारे में। और इसके बाद आता है राजपूत काल। ये राजपूत के बारे में पढ़ेंगे कि राजपूत काल क्या था। तो ईश्वरी प्रसाद ने राजपूत काल को भारत के राज्यों के अंदर राज्यों का काल कहा है। किसने? ईश्वरी प्रसाद ने कहा है। और इस समय उत्तर भारत में अधिकांश राजवंश राजपूत थे, इसलिए इस युग को राजपूत काल कहा जाता है। कुछ विद्वान राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ मानते हैं कि ये जो राजपूत हैं ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। कर्नल टाड के अनुसार जो है राजपूत शक, कुषाण तथा हूण आदि विदेशी जातियों की संतान थे। तो कर्नल टाड के अनुसार राजपूत जो थे वो शक, कुषाण तथा हूण आदि विदेशी जातियों की संतानें थे। आगे है इसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है इसका संस्थापक मालवा का जो शासक था नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा गया है। मलेच्छों का नाशक जो है बताया गया है। मिहिर भोज प्रथम इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। भोज वैष्णव धर्मानुयायी था। उसने आदि वराह तथा प्रभास जैसी जो है उपाधियां धारण की थी। राजेश्वर को महेंद्रपाल प्रथम तथा महीपाल दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था। किसने? किसको? राजेश्वर को महेंद्रपाल प्रथम तथा महीपाल दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कमजोर प्रतिहार शासक राज्यपाल को हराकर अपने अधीन कर लिया था। किसने? महमूद गजनवी ने। अब इसके बाद जो वंश आता है वो गहड़वाल वंश है। तो गहड़वाल वंश के बारे में जानते हैं। तो चंद्रदेव ने कन्नौज में गहड़वाल वंश की नींव रखी।
गोविंद चंद्र जो है इस वंश का शक्तिशाली शासक था। गोविंद चंद्र जो है विद्वान था, उसके लेखों में विधि विद्याचार वाचस्पति कहा गया है। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मी सर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की है। क्या? कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की है किसने? गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने। आगे है कि जयचंद इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। और एक कहावत के अनुसार चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। तो जयचंद जो था वही था कि ये जो है एक इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। और एक कहावत है कि चौहान नरेश पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। जयचंद ने 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी से चंदाबर का युद्ध लड़ा, जिसमें वह मारा गया। ये इस वंश की। इसके बाद जो है चौहान वंश है। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ अथवा बीसलदेव जिसे कहते हैं। बीसलदेव कवि और लेखक भी था। उसने हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की। इसके दरबार में राजकवि सोमदेव निवास करते थे, जिसने ललित विग्रहराज और कथा सरित सागर नामक ग्रंथ की रचना की। तो कथा सरित सागर नामक और विग्रहराज नामक जो ग्रंथ की रचना किसने की? तो राजकवि किसके? चौहान वंश के राजकवि सोमदेव जो है उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। उसका 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई। और इसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य तथा पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की थी पृथ्वीराज रासो ने। आगे है कि चौहान नरेश हरिराज ने आग लगाकर जो है आग में जलकर जो है आत्महत्या कर ली थी। कि जो चौहान नरेश हरिराज था उसने आग में जलकर जो है आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से 1526 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत का शासनकाल है। तो इसमें के बारे में पढ़ते हैं कि इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। इसका शासनकाल था। को भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, जिसका शासनकाल था 1210 से 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। इसी के समय में अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था। कब हुआ था पृथु का विद्रोह? किसके शासनकाल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है पृथु का विद्रोह हुआ था। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी यानी कि 40 अमीरों का समूह की स्थापना की। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तथा एकता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। और इसके सल्तनत काल के 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने जो है आरंभ किए थे। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठा, किंतु तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। किंतु रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कर दी गई थी। रजिया की पहली जो मुस्लिम शासिका थी, प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी, जिसकी जो है हत्या कर दी गई थी। और 1266 ईस्वी में जो है 1266 ईस्वी में जो है बलबन जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। तो पूछा जा सकता है कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने तुर्कान चहलगामी का दमन कर दिया और बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की, इसके अतिरिक्त उसने नवरोज प्रथा आरंभ की। इसके बाद आता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर आक्रमण जलालुद्दीन के समय देवगिर के शासक रामचंद्र देव पर हुआ। जलालुद्दीन के समय ईरानी फ़कीर सिदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचला गया था। और
96 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी तथा उसके बाद जो है वो गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने की एवं स्थायी सेना की नींव रखी। इसने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा हजार खंभा महल का निर्माण करवाया। तो ये फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है इनको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी और अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों के लिए बाजार नियंत्रण की नीति की व्यवस्था की और उसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। तो खिलजी वंश के बाद जो है आता है तुगलक वंश, जिसका समय काल है 1320 से 1414 ईस्वी तक। तो गाजी मालिक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक नाम से सिंहासन पर बैठा था। गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक था और उसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक एक नया नगर भी स्थापित किया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। तो आप इनके नाम भी अच्छे से याद रखना। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आए थे। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आरंभ करवाया था तथा दोआब में कर की वृद्धि की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग, जिसे दीवार ए अमीर को ही कहते हैं, इसकी स्थापना की तथा अकाल संहिता तैयार करवाई तथा अकालग्रस्त कृषकों को सोनघर ऋण प्रदान किया था। और इसके बाद जो है आगे है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इसने जौनपुर तथा दिल्ली में फिरोजाबाद नगर की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने शशगानी नामक सिक्का चलवाया और इसने एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया तथा एक रोजगार दफ्तर की स्थापना की। और इसके बाद जो है तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश, जिसका समय काल है 1414 से 1451 ईस्वी। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। उसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की और उसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया। तो सैयद वंश में जो संस्थापक था खिज्र खां, उसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की और उसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का नाम ही रहने दिया। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम से खुतबा पढ़वाया। उसने तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। और अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक था। और खिलजी वंश के बाद जो है आता है लोदी वंश। लोदी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने जो है लोदी वंश की स्थापना की थी। और लोदी वंश का जो समय काल है वो 1451 से 1556 ईस्वी है। बहलोल लोदी अफ़गानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहूर वेल से संबंधित था। उसने बहलोली प्रकार के सिक्के चलवाए। बहलोल लोदी की मुख्य सफलता जौनपुर 1484 ईस्वी राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करना बहलोल लोदी की मुख्य सफलता थी। बहलोल लोदी के बाद जो है सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी दिल्ली की गद्दी पर बैठा और सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। तो आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने नाप के लिए पैमाना यानी गजे सिकंदरी प्रारंभ करवाया, जो प्रायः 30 इंच का होता था। सिकंदर लोदी के स्वयं के आदेश से आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। तो जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है इसका फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो सिकंदर लोदी ने करवाया। वह गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और 1517 से 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य खटोली का युद्ध हुआ, जिसमें लोदियों की हार हुई। और अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी मारा गया। और इब्राहिम लोदी के बाद लोदी वंश का पतन हो गया तथा लोदियों के पतन से दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। और जब दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, इसके बाद जो है नए वंश की, जो मुग़ल वंश की स्थापना होती है। तो आगे देखते हैं कि बहलोल लोदी अमीरों को मनसद ए अली कहकर पुकारता था। और सल्तनत काल का जो प्रशासन है
और ये कैसा था, तो आइए देखते हैं। जो सल्तनत काल था उसका प्रशासन क्या था, तो अधिकारी क्या थे, उनके कार्य क्या थे। तो एक अधिकारी सैन्य विभाग का होता था, उससे बोलते थे आरिजे मुमालिक। सैन्य विभाग के अधिकारी को आरिजे मुमालिक बोलते थे। और पत्राचार विभाग जो था उसके अधिकारी को ईशा-ए मुमालिक बोलते थे। महालेखाकार था जो, उसे मुशरिफ-ए मुमालिक कहते हैं। और बाजार मूल्य नियंत्रण, बाँट माप की जांच करना, ये शाहना-ए मंडी नामक अधिकारी करता था। और लोगों के आचरण की जांच करना, और इसका जो अधिकारी था वो मुहतसिब था। न्याय विभाग का जो प्रमुख होता था उसे काजी-उल कुज्जात कहते थे। राजकीय आय को संग्रहित करना जो करता था उसे खाजिन बोलते थे। बाजार पर जो नियंत्रण करता था उस अधिकारी को दीवान-ए रियासत कहते थे। सुल्तान के अंगरक्षकों का जो प्रधान था उसे सर-ए-जहांदार कहा जाता था। और गुप्तचर विभाग का जो अधिकारी होता था उसे बरीद-ए मुमालिक कहा जाता था। गुप्तचर विभाग के जो अधिकारी था उसे बरीद-ए मुमालिक कहा जाता था। और धर्म संबंधी जो कार्यों का प्रमुख होता था उसे सद्र-उस-सुदूर कहते थे। और शहरों में शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले को क्या कहते थे, कोतवाल कहते थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अधिकारी थे। आगे है सल्तनत काल के प्रमुख विभाग हैं, वह उनके नाम देखते हैं। तो विभाग के क्या कहते थे, जो विदेश विभाग था उसे दीवाने रिसालत कहते थे। और आगे पत्राचार विभाग को क्या कहते थे सल्तनत काल में, तो पत्राचार विभाग को दीवान-ए-इंशा कहते थे। राजस्व विभाग को दीवान-ए-मुफ्त खराज कहते थे। और दास विभाग को दीवान-ए-बंदगान कहते थे। और जो दान विभाग है उसे दीवान-ए-खैरात कहते थे। और जो वजीर का विभाग है उसे दीवान-ए-विजारत कहते थे। सैन्य विभाग को दीवान-ए-आरिज कहते थे। पेंशन विभाग को दीवान-ए-इस्तिहाक कहते थे। तो ये सल्तनत काल में जो विभागों के अलग अलग नाम थे। अब आगे देखते हैं सल्तनत कालीन आर्थिक शब्दावली क्या है। तो जो शब्द है अवबाब जो है इसका अर्थ है अतिरिक्त या गौड़ कर, यानी उदाहरण घरई या चरई, यानी अतिरिक्त कर जो लगाया जाता था उसे अवबाब कहते थे। और इसके बाद जो है अगला है कि फवजिल, जो फवजिल होता था, फवाजिल अधिशेष को बोलते थे। अधिशेष जो बचता था एक्स्ट्रा कोई चीज़ तो उसे फवाजिल कहते थे। और भू राजस्व का जो अनुमान था उसे महसूल बोलते थे। और राज्य द्वारा घोषित जो मूल्य होता था उसे निख्र-ए-फरमानी कहा जाता था। और राज्य द्वारा जो निर्धारित पैदावार थी उसे वफ़ा-ए-फरमानी कहा जाता था। और इसके बाद जो है हक़-ए-दीवानी, जो राजकोषीय मांगें होती थी उसे हक़-ए-दीवानी कहते थे। और पराजित राजाओं द्वारा लिया गया राजस्व या कर जो है वो खिदमती कहलाता था। तो ये कुछ आर्थिक शब्दावलियाँ थी सल्तनत काल की। और इसके बाद शुरू होता है मुग़ल काल। और मुग़ल काल में सबसे पहले आते हैं बाबर। तो बाबर को इसी मुग़ल सल्तनत का जो है मुग़ल सल्तनत का जो है संस्थापक माना जाता है। और जो भारत में मुग़ल सत्ता का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। और बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद था। बाबर के पिता तैमूर वंशज और माता मंगोल वंशज थी। बाबर का जन्म 19 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। और बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1518 से 1519 ईस्वी में यूसुफ जई जाति के विरुद्ध था। और इस अभियान में बाबर ने बजौर और भीरा के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी से पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। कब हुआ, अप्रैल 1526 ईस्वी में। और इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। और इस युद्ध में तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया गया था। और पानीपत के युद्ध में तोप खाने का जो नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां नामक दो योग्य अधिकारियों ने किया था। और मार्च 1527 ईस्वी में बाबर तथा राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। और जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी के शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद 1529 ईस्वी में बाबर ने घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया था। और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। तो ये पूरा जो है बाबर जब से आया वो लड़ाई ही करता रहा, युद्ध ही करता रहा। आगे है कि बाबर ने मुनैयान पद्धति का सृजन किया। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना जो है तुर्की भाषा में की। और बाबर के बाद जो आते हैं हुमायूं, यानी हुमायूं का जो समय काल होता है 1530 से 40, 1555 से 56 ईस्वी होता है। तो 30 दिसंबर 1930 को
1530 को, ये 1900 नहीं होगा, 1530 को 22 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया था। और हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर के शासक जो है प्रताप रुद्र देव पर पहला आक्रमण किया था। और 27 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं एवं शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। तो हुमायूं पराजित हुआ था किसके बीच? चौसे के युद्ध में। चौसा का युद्ध में जो है हुमायूं और शेर खां के बीच जो युद्ध हुआ उसमें हुमायूं पराजित हुआ था। और आगरा और दिल्ली पर शेष शाह का जो अधिकार हो जाने के बाद हुमायूं सिंध होता हुआ ईरान के शाह के पास चला गया। और 1555 ईस्वी में अफगान सेना और मुग़ल सेना के बीच सरहिंद का युद्ध हुआ और मुग़ल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया और इस युद्ध में अफगानों की पराजय हुई थी। सरहिंद की विजय के बाद 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य मिला। हुमायूं के दूसरी बार जो है बादशाह बनने के एक साल बाद जनवरी 1556 ईस्वी में दीनपनाह नगर के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और अब आते हैं हुमायूं के बाद जो है आते हैं अकबर, जो 1556 से 1605 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा है। तो अकबर का राज्याभिषेक अल्पवयस्क में यानी बहुत ही कम उम्र में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर के शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ़ था। 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खां ने अकबर का प्रशासन में संरक्षण दिया। बैरम खां की ईमानदारी के कारण उसे खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें हेमू पराजित हुआ था और फलतः अकबर को दिल्ली व आगरा का शासक घोषित किया गया। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतहनामा जो है जारी किया था। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया था। किसकी विजय में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने धार्मिक विषयों पर वाद विवाद के लिए 1575 में एक इबादत खाना की भी स्थापना की थी। और इसके बाद जो है 1579 ईस्वी में अकबर ने महजरनामा की घोषणा की थी। किसकी? महजरनामा की घोषणा 1579 ईस्वी में की थी। मजहर नामक दस्तावेज का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद ए इलाही या दीन इलाही नामक एक नया धर्म प्रवर्तित किया था। सूफी मत से आस्था जताते हुए अकबर ने चिश्ती संप्रदाय को प्रश्रय दिया। वह शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था। शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था। और 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नए कैलेंडर इलाही संवत को जारी किया था। अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने अकबर नामा ग्रंथ की रचना की। 4 बाग बनाने की प्रथा अकबर ने शुरू की थी और अकबर वाद्य यंत्र नगाड़ा बजाने का शौकीन था। तो ये अकबर के बारे में था। अकबर के बाद जो आए जहांगीर, तो जहांगीर का जन्म जो है 1569 ईस्वी में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से मरियम उजमानी से हुआ था। अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से मुग़ल साम्राज्य का शासक बना। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। इन दोनों का विवाह 1611 ईस्वी में हुआ था। और नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था और उसके पिता का नाम गियास बेग था। जो नूरजहां थी उनके बचपन का नाम मेहरुन्निसा था और उसके पिता का नाम गियास बेग था। जहांगीर ने आगरा के किले पर न्याय की जंजीर लगवाई थी। जहांगीर ने 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई थी। जहांगीर के शासनकाल में 1623 ईस्वी में शहजादा खुर्रम जो शाहजहां जिसको कहा गया कि विद्रोह को महावत खां ने दबाया था और जहांगीर ने सूरदास को संरक्षण दिया था और उसी के संरक्षण में सूर सागर की रचना हुई है। जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो जो सम्राट जेम्स का दूत था, वो दूत जो बनकर जो है भारत आया था। नूरजहां की मां असमत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। तो किसने किया था? तो नूरजहां की मां असमत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। और जहांगीर के बाद जो है आते हैं शाहजहां।
तो शाहजहाँ का जो है जन्म जो है लाहौर में 1592 ईस्वी को मारवाड़ राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई यानी जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। इसका जन्म जहांगीर का शाहजहाँ का जन्म हुआ था। और इसके बाद जो है शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। क्या नाम था? शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। और 1628 ईस्वी में शाहजहाँ का आगरा में राज्याभिषेक किया गया। शाहजहाँ के शासनकाल में पहला विद्रोह 1628 ईस्वी में बुंदेला शासक जुझार सिंह ने किया था। और मोहम्मद सैयद मीर जुमला ने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था शाहजहाँ को? तो मोहम्मद सैयद मीर जुमला जिसको कहते हैं उन्होंने भेंट किया था। और अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। 1638 ईस्वी में जो है शाहजहाँ ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कब किया था? कब? 1638 ईस्वी में। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ ला खां को गुड़ समुद्र की उपाधि प्रदान की। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने सई-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। दारा एवं औरंगजेब के बीच 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में धर्मट का युद्ध हुआ था। इसके बीच दारा एवं औरंगजेब के बीच। और 8 जून 1658 को औरंगजेब ने जो शाहजहाँ को बंदी बना लिया। कब? 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया तथा 1666 ईस्वी में 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। अब आगे इनके बाद आते हैं उनके पुत्र औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। और औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद गुजरात में हुआ था। 1637 ईस्वी में दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ था। किसके साथ? दिलरास बानो के साथ। और 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया। इसके बाद देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने दिल्ली में दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। मीर मुहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया को पुनः लागू किया था। और 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। और 1663 ईस्वी में किसने लगाया था? औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। और औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों और उत्सवों को मनाए जाने पर रोक लगा दी थी। 1685 में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हो गई थी। उसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद जो है औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। किसका? बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। कहाँ? औरंगाबाद में करवाया था। अब देखते हैं कि मुगल काल के जो अधिकारी हैं उनके कार्य क्या हैं। तो मुगल काल के जो अधिकारी जो हैं सूबेदार जो होता था और प्रांतों में शांति स्थापित करना उसका प्रमुख कार्य था। जो दीवान होता था प्रांतीय राजस्व का वो प्रधान होता था। उससे प्रांतीय राजस्व का प्रधान दीवान कहलाता था। और बख्शी जो होता था वो प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। प्रांत का सैन्य प्रधान होता था उसे बख्शी कहते थे। और जो नगर प्रधान होता था उसे कोतवाल कहते थे। और परगने का जो प्रमुख अधिकारी होता था उससे सिकदार कहते थे। और ज़िले का प्रमुख राजस्व अधिकारी जो होता था उसे अमलगुजार कहते थे। ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना ये आमिल का काम था। इसके बाद ये हो गया हमारा मुगल साम्राज्य। और इसके बाद देखते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। तो मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी द्वारा 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की गई थी। और शीघ्र ही अपनी महत्वाकांक्षा के कारण मराठा साम्राज्य भारत की महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरा। और यहाँ तक कि बाद के दिनों में उन्हें मुगलों का उत्तराधिकारी भी कहा जाने लगा। तो मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की थी। और साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया, जिसमें पेशवा पद की स्थिति प्रधानमंत्री जैसी होती थी। किसकी? तो पेशवा जैसी जो स्थिति प्रधानमंत्री की होती थी। अष्टप्रधान कौन कौन से होते थे? तो अष्टप्रधान जो होते थे उसमें पेशवा जो होता था वो राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना उसका काम था।
और सर-ए-नौबत जो थी वो सैन्य प्रधान होता था। अमात्य जो होता था आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। वाक्यान्वीस जो होता था वो सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। और इसके बाद जो चिटनीस होता था वो राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना इसका कार्य होता था। और विदेश मंत्री जो होता था वो सुमंत जो होता था। और पंडित राव जो होता था वो धार्मिक कार्यों को देखता था। न्यायाधीश जो होता था वो न्याय विभाग का प्रधान होता था। ये जो है मराठा साम्राज्य के कुछ विभाग थे और उनके मंत्री थे। आगे है मराठा प्रशासन में दो महत्वपूर्ण कराधान प्रणाली चौथ तथा सरदेश मुखी थे। चौथ का मतलब भू राजस्व का एक चौथाई था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था कि मराठे उस क्षेत्र पर आक्रमण ना करें, इसके लिए जो है वो चौथ का क्या करें, दे दें, चौथ के रूप में जो है कर दे दें। आगे है कि सरदेश मुखी क्या था, तो सरदेश मुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा और यहाँ तक कि औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण भी दी। संभाजी को युद्ध में परास्त कर उसे मृत्युदंड दे दिया गया और साहू को गिरफ्तार कर लाल किले में कैद कर लिया गया था। इसके बाद राजा राम ने छत्रपति का पद संभाला, किंतु वह कभी भी स्थिरता से राजगद्दी पर न बैठ सका और मुगलों के हमले के क्रम में इधर उधर भागता रहा। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने 1700 से 1707 ईस्वी तक मुगलों से संघर्ष जारी रखा, जो मराठा इतिहास का स्वतंत्रता संग्राम का दौर भी कहलाता है। उसके बाद 1707 ईस्वी में साहू जी कैद से छूटकर निकले तो मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। इसी क्रम में बालाजी विश्वनाथ नामक पेशवा का मजबूत रूप से मराठा राजनीति में प्रवेश होता है। बालाजी विश्वनाथ मराठा प्रशासन के 7वें पेशवा थे और उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से न सिर्फ साहू जी को छत्रपति बना दिया बल्कि मुगल शासकों से चौथ वसूली का अधिकार भी प्राप्त कर लिया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय काल चल रहा था कि इसमें अब देखते हैं कौन से पेशवा हैं। तो बाजीराव प्रथम जिनका शासन है 1720 से 1740 ईस्वी तक। शिवाजी के बाद जो है गौरिल्ला युद्ध प्रणाली में ये सबसे कुशल माने गए और पेशवा का पद और मजबूत होकर उभरा। साहू जी ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र भी कहा है। किसने? साहू जी ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चा में रहा था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें निजाम की हार हुई तथा मुंशी शिव गांव की संधि हुई थी। इसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव, जो बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। बालाजी बाजीराव, इनका शासनकाल था 1740 से 1761 ईस्वी। ये नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए और विद्वान इन्हें ही मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। बालाजी विश्वनाथ ने जिस वंशानुगत पेशवाई की नींव रखी थी, इनके समय वह पूरी तरह प्रतिष्ठित हो गई थी। 1750 ईस्वी संगोली की संधि के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सेनापति सदाशिव राव भाऊ ने किया था और मराठों की ओर से तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गारती ने किया था। बालाजी बाजीराव ने अपनी सेना में गैर मराठों को भी भर्ती किया था और बालाजी बाजीराव की मृत्यु 1761 ईस्वी में हुई। इसके बाद माधवराव नारायण जो है पेशवा बने। माधवराव नारायण ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पा रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। अब बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बनकर रह गया था। नारायण राव के बाद उसके पुत्र माधवराव नारायण द्वितीय को गद्दी पर बैठाया गया। माधवराव नारायण द्वितीय जो है उसके काल में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था कि माधवराव द्वितीय नारायण द्वितीय के काल में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इसके बाद आते हैं बाजीराव द्वितीय, जिनका समय काल होता है 1796 से 1818 ईस्वी। तो माधवराव नारायण की मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय पेशवा बने। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा पेशवा था। यह एक अयोग्य शासक था जो अपनी स्थिति बचाए रखने के लिए एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी से मतभेद कराया। मराठों के पतन में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी के समय में 1802 में बसीन की संधि हुई थी, जिसका सिंधिया और भोंसले ने विरोध किया था।
और इसके बाद जो है आगे है कि देखते हैं कि पेशवा कहाँ कहाँ के थे। तो इसके बाद जो पेशवा थे वो पूना के थे, बड़ौदा के गायकवाड़ थे, इंदौर के होलकर थे, ग्वालियर के सिंधिया थे, नागपुर के भोसले थे। और अंत में आता है आंग्ल मराठा युद्ध। और आंग्ल मराठा युद्ध का प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 1782 ईस्वी में। और ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण मराठों के आपसी झगड़े और अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था, जो 1882 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। सालबाई की संधि को संपन्न करवाने में महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता की थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में। 1802 में अंग्रेजों से बसीन की संधि कर पेशवा ने अंग्रेजों को की सर्वोच्चता स्वीकार की थी। इस संधि से अन्य मराठा सरदार असंतुष्ट हुए और यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना, जो 1803 से 1806 ईस्वी तक जारी रहा। और भोंसले ने 1803 में अंग्रेजों से देवगांव संधि की थी। सिंधिया ने 1803 ईस्वी में ही सुरजी अर्जुन गांव की संधि से गंगा तथा यमुना के क्षेत्र को कंपनी को दे दिया था। 1804 में होलकर ने अंग्रेजों से राजघाट की संधि की थी। कब? 1804 में की थी। इसके बाद आते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 ईस्वी में। लॉर्ड हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो वह अंग्रेजों को सर्वोच्च शक्ति बनाने और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का स्पष्ट उद्देश्य लेकर भारत आया था। अन्य पिंडारियों के बहाने, यानी पिंडारी प्रारंभ में मराठों के अनियमित जो सैनिक होते थे, उन्हीं जो है अनियमित सैनिक होते थे, तो अन्य पिंडारियों के बहाने सैनिक की तरह उनके साथ युद्ध करते थे और युद्ध के बाद उस क्षेत्र की लूटपाट करते थे। किंतु बाद में मराठों का पिंडारियों से मधुर संबंध नहीं रह गया था और उसने मराठों से युद्ध की घोषणा कर दी। और 1817 से 18 ईस्वी के तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने विजय हासिल कर मराठा साम्राज्य का बड़ा भाग ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो दोस्तों ये था हमने आज पूरा जो है जो मराठा साम्राज्य तक पूरी पढ़ाई की है। इसके बाद जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है अगला आगे कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जो है अवश्य बताइए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपकी और पूरी तैयारी करवा देंगे और आगे क्लास लाते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।